नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो आपके सामने बैठे ये सज्जन शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के जो परिकल्पना लेकर हैं वो आपके समझ पढ़ के सुनाएंगे और हम चाहेंगे कि आप इसमें सुझाव, सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे एक स्वर्णतम भारत का निर्माण हो सके। आदरणीय डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी जी। क्रांतिकारी साथियों, विगत 2011 से मैं राजीव दीक्षित के विचारों को भारत निर्माण के कामों में सक्रिय रूप से लगा रहा हूँ। सक्रियता के बावजूद जो मैंने अनुभव किया जीवन में, उसके आधार पर मैंने ये निर्णय किया है कि आने वाले दिनों में इस देश को बचाने के लिए अब जरूरी है कि देश में बड़ी बड़ी पाखंडी बात न की जाए और बड़ी बड़ी बात न करते हुए सही काम पे लगा जाए। कर्म करना ज़्यादा जरूरी है और कर्म ही आपकी प्रतिबद्धता और आपके समर्पण को इंगित करेगा। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि जिस तरह आज़ाद हिंद फौज भारत में काम कर रहा था, एक अनुशासित कैडर बनाने की ज़रूरत है जो राष्ट्र की चिंता करे। इसीलिए राजीव दीक्षित कार्यकर्ता रोजगार प्रशिक्षण शिविर मार्गदर्शिका के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर लगता है कि ये मार्गदर्शिका आपके मन के अनुकूल है और इसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए हम करें राष्ट्र आराधन के मन से। अगर हम राष्ट्र की आराधना करना चाहते हैं, राष्ट्र की आराधना आपने देखा होगा चाणक्य सीरियल में, हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। जीवन का मूल भी राष्ट्र आराधना से ऊपर नहीं हो सकता और जीवन का मूल भी है कि अगर हम कुछ जीवन में पाते हैं तो समाज को जागृत करने में लगाएं। जीवन का मूल मंत्र भी है कि ज्ञान अर्जन और ज्ञान को समाज तक पहुंचाना ही जीवन की मौलिकता है। इसीलिए हम लोगों को जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे, इसके संदर्भ में ही 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो मैं लगाने का प्रयास किया हूँ कि हर महीने में प्रारंभिक 4 दिन और मध्य के 4 दिन में ये कार्यक्रम हम करेंगे और संपूर्ण साल वर्षों तक राष्ट्र में जो नौजवान देश की चिंता के लिए काम करना चाहते हैं, देश को जागृत करना चाहते हैं, देश की समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित होना चाहते हैं, उन्हें सही ज्ञान दिया जाए और एक संगठनात्मक स्वरूप में पिरोकर राजीव दीक्षित के सपनों का भारत हम बनाएं। इसी उद्देश्य से ये मार्गदर्शिका मैं आपको पढ़ रहा हूँ। अगर आपको सही लगेगा तो सहयोग देने के लिए कृपा कीजिएगा और सहयोग का रास्ता भी मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से इस प्रशिक्षण शिविर में आप सभी नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जो देश के नौजवान का मतलब उम्र नहीं होता है, नौजवान वो हैं जो देश की पीड़ा से पीड़ित हैं, उनका कोई कालखंड, कोई उम्र नहीं होता है। जिसमें देश की तर्पण है वही नौजवान माने जाते हैं। इसीलिए मैं इस मार्गदर्शिका के विचार को आपके सम्मुख रखता हूँ और इसमें कोई भी त्रुटि अगर नजर आए तो आप मुझे सुझाव दीजिए और ये लगता है कि आपके मन के अनुकूल है तो इस आंदोलन में भागीदारी बनिए। इसी कामनाओं के साथ मैं इसके विचार को आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रांतिकारी साथियों, राजीव दीक्षित के विचारों से प्रभावित होने के बाद 2011 से अब तक भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के देश है। देश भर के राजीव प्रेमियों और देश को राष्ट्र धर्म मानने वाले लोगों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत हूँ। विगत 10 वर्षों तक के ईमानदार प्रयास से जो समझ बनी है उसे बताने और प्राप्त अनुभव के आधार पर बने मन से भविष्य की परियोजना में आपकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने के ध्येय से 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से आपके मन में अपनी भविष्य की योजनाओं के प्रति विश्वास पैदा करना और आगे के अनुशासित सक्रिय संगठन बनाने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि अपने ईमानदार प्रयास से आप सबों के मन में अपनी सोच और योजनाओं के प्रति विश्वास और अनुशासित संगठन बनाने में हम सफल रहेंगे। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर के संबंध में अपने 35 वर्षों के गंभीर अनुभव को शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि प्रशिक्षण शिविर से आने से पहले आप अपने आप आने के प्रयोजनों को समझ लें। आपका 4 दिन का बहुमूल्य समय मैं व्यर्थ करना नहीं चाहता। वैसे साथी बैठक में नहीं आए जिनके मन में देश के लिए समय न देने की किसी प्रकार की व्यवस्था है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने ईमानदार प्रयास से अब आप सबों के मन में अपनी सोच और योजनाओं के प्रति
विश्वास और अनुशासित संगठन बनाने में हम सफल रहेंगे। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर के संबंध में अपने 35 वर्षों के गंभीर अनुभव को शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि प्रशिक्षण शिविर में आने से पहले आप पानी के प्रयोजनों को समझ ले। अच्छा, ये तो पढ़ दिए ना, ये पैराग्राफ, कोई बात नहीं। साथियों, विगत 35 वर्षों के सक्रिय सामाजिक आचरणों के कारण परिवार, समाज और देश दुनिया को जिस रूप में मैंने देखा है और उससे जो समझ बनी है, उससे आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अनुभव सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर मेरी समझ कहीं गलत लगेगा तो अवश्य सुधार करेंगे। आपने अपने अब तक के जीवन में मैंने जो देखा, सुना और समझा है, उसका मूल यह है कि हम भटके हैं। हम वक्ता हैं, श्रोता नहीं है। हम दूसरे को सुझाव देना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। यही कारण है कि हमें दूसरे में कमियां दिखती हैं। सत्य यही कि मान, मोह, लोभ, अहंकार, भय, तृष्णा और स्वार्थ से हम अलग नहीं हो पाते। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों में कमी ढूंढते हैं और मौलिक बातों को, गंभीरता को बिना समझे किसी भी विषय पर तर्क, वितर्क और कुतर्क कर बेवजह अब आपस में उलझते रहते हैं। इतिहास की गलतियों से हम खुद को सुधार नहीं करते हैं। हम संगठित प्रयास नहीं करते हैं। अपने को अनुभवी मानकर दूसरों में हमें कमी दिखती है। यही हमारे चिंतन के लक्ष्य के भटकाव का कारण है। गलती किया गया है तो सुधार की जरूरत है। गलती किया गया है तो सुधार की जरूरत है। इसलिए मेरी ये समझ बनी है कि गलत के विरोध में काम करने वाले लोगों को एक एकमतता जरूरी है, जिसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत में राजीव भाई को मानने वाले हर लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान बराबर है। सभी लोगों में राजीव भाई के लिए वही लगाव और वही प्यार है जो होना चाहिए। पर 10 वर्ष गुजरने के बाद भी देश भर में राजीव दीक्षित को प्यार करने वाले लोग एक मंच पर क्यों नहीं आ सके, यह गंभीर विचार का विषय है। इसका मूल कारण यह है कि भौतिक जीवन के मूलभूत समस्याएं को ही हम प्राथमिक हित मानकर विचार करते हैं। इसीलिए इसका मूल कारण विचारों को समान दृष्टि नहीं बन पाती। अलग अलग कार्यक्रमों और योजनाओं पर काम कर सामान्य लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में दूसरों में कमी देखना ही हमारी कमी है। जरूरी नहीं कि किसी भी विषय पर सभी में से बेवजह तर्क वितर्क कुतर्क करें, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए सकारात्मक मन से खुद को स्थिर कर लेना ही समझ कहा जाएगा। सीखने और सिखाने की क्रिया तो आजीवन चलता रहता है। कर्मों की सकारात्मकता और नकारात्मकता का फल ही हमें हर वह उपलब्धि प्राप्त कराता है जिसके लिए हमारा प्रयास होता है। ऐसा कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मकता में सकारात्मकता की खोज करते हैं, जो कभी सत्य नहीं है। हम गलत करें और सही फल की अभिलाषा करें, ऐसा कभी संभव है क्या? कर्म के सकारात्मक और नकारात्मकता का फल ही सही और गलत के रूप में दिखता है। हमें यही स्वीकारना होगा। यही जीवन का सत्य है। इसके लिए जीवन को भी समझने की आवश्यकता है। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि भौतिक सुखों की प्राप्ति को हमने जीवन का मूल मान लिया है। जिसकी प्राप्ति की बाधाओं के कारण उसे प्राप्त करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य बन गई है। मतलब भौतिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसके प्राप्ति के घोर में हम बह रहे हैं। इसी कारण से हमारा लक्ष्य जो है सुख प्राप्ति बन गया है और हम उसी को पाने के लिए प्रयासरत हो गए हैं। बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित के सपनों का भारत बनाने का, पर मन में कुछ और ही है। पाना कुछ और ही चाहते हैं। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नौकरी हो जाता, नौकरी लग गई, जीवन सुरक्षित हो गया, शादी विवाह और मौज मस्ती, भूल गए देशभक्ति। आज देश के नौजवानों की यही स्थिति है। देश के नौजवानों में व्याप्त या सुरक्षा और लक्ष्य विहीन सोच के कारण ही देश गंभीर संकट में डाल दिया है। गंभीर संकट में डाल दिया है। फिर भी हमारे जैसे किसी को भी तो प्रयास करना होगा। अपना कर्म कर रहा हूँ, संतोष है। अब आज व्यवस्था इतना जटिल और भटकावपूर्ण है कि इससे सही राह देना अपने आप में आकाश के तारे तोड़ने से ज्यादा कठिन कार्य है। स्थिति या परिस्थिति जो भी हो, हमें जीवन मूल्य को समझना ही होगा। जिस दिन हम जीवन मूल्य को समझ सकेंगे, उसी समय सभी समस्याओं का समाधान सर्वसुलभ देखने लगेगा।
जीवन प्राणी जगत के विद्यमान वह अलौकिक अदृश्य शक्ति है जिसकी समझ ही युग बदलाव की सबसे मजबूत श्रृंखला होगी। जब हम खुद को समझ लेंगे, दूसरे में कमी नहीं दिखेगी, तो सभी की कमी उसके अनुभव गुण दोष के रूप में दिखने लगेगी। जब हम खुद को समझ लेंगे तो दूसरे में कमी नहीं दिखेगी, दूसरों की कमी उसके गुण दोष और दोष के रूप में दिखने लगेगी। खुद में यह स्थिति पैदा करने की समझ को विकसित करना ही ज्ञान है। खुद में यह स्थिति पैदा करने की समझ को ही ज्ञान कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम असंतोष में सुख दुख खोजने में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि हम असंतोष में सुख दुख खोजने में लगे हैं। क्या ऐसे में हम सुख को खोज सकेंगे? सुख नहीं मिलने का कारण यही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसने मानव तन में सुख दुख के सारे संसाधन रत्न हीरे जवाहर डाल दिए थे। फिर भी आज इंसान सुख की खोज में भटक रहा है और दुखी है। आज सुख की खोज ही दुख का कारण है। आखिर यह कैसे और क्यों है, इस सत्य को भी समझना जरूरी है। काश हमें दुख का कारण दिखता, काश हमें दुख का कारण दिखता। मैं आपको अपने जीवन के दुख के कारणों को समझने के लिए उससे निकलकर अपने राष्ट्र धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा पैदा करने के देश से भी प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है आप प्रशिक्षण में उपस्थित होकर अच्छा महसूस करेंगे। प्रिय मित्रों, हम सभी राजीव दीक्षित को प्यार करते हैं और उनके विचारों पर एक नए समृद्ध भारत की परिकल्पना संजोग कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रचारने को करने में बदलने की जरूरत है, खुद को क्रमशील करने की जरूरत है। अब भाषण और पाखंड से काम नहीं चलेगा। राष्ट्र हित में काम करने के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्र धर्म को समझें। वह व्यक्ति राष्ट्र धर्म को नहीं समझ सकता जिसका मन और चित्त स्थिर नहीं है। मन में कुछ और करना कुछ और चाहते हैं, इसलिए त्याग सेवा ईमानदारी को जीवन का मूल बनाना होगा। मन बुद्धि और संस्कार पर बिना नियंत्रण किए हम यह सोचते हैं कि हम सही हैं, यह कैसे संभव है? अपने समझ का आकलन हम स्वयं नहीं कर सकते। जब अपने समझ और विचारों की सामाजिक स्वीकृति पालेंगे तब हम खुद को सफल समझ सकते हैं। इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण प्रथम स्तर की समझ होगी। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग का निर्धारण दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा। और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासित कार्यक्रम को प्रभावी कराने की स्पष्ट योजना आवश्यक है। बगैर स्पष्ट योजना का कोई भी उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना, आराधना, उपासना और विपासना ऐसे चार उपागमों का अनुपालना हमें लक्ष्य के लिए दृढ़ता प्रदान करेगा। साथियों, ये सारे वैसे वास्तविक पहल हैं जिसके माध्यम से हम बड़ा से बड़ा कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं। देश की चिंता करने वाले विभिन्न पंथ, मजहब, संस्थान और संगठन के काम करने वाले लोग जब एक लक्ष्य और एक कार्यक्रम निर्धारित कर अनुशासित कार्य योजना पर काम नहीं कर सकेंगे तब कोई भी विचार मात्र परिकल्पना ही बना रहेगा। परिकल्पना को परिणति में बदलना होगा। इसके लिए सकारात्मक प्रयास भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या लक्ष्य पाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है, कदापि नहीं। राजीव दीक्षित के भावनाओं का भारत बनाने की परिकल्पना इसलिए सफल नहीं हो सकी है क्योंकि उनके विचारों पर काम करने वाले प्रथम पंक्ति के लोगों की समझ सहकारी नहीं है। सहकारी नहीं है। सहकारिता के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। वे अपने को ज्यादा ज्ञानी समझ बैठे हैं। उनका यह अहंकार उनको जन भावनाओं को संगठित करने में बाधक है। ऐसे लोग दुनिया को समझना नहीं चाहते, समझाना और बदलना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि बिना दूसरे को समझे उसे समझाया नहीं जा सकता। बिना दूसरे को समझे उसे कोई समझा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में न तो हमने दूसरे को बदला है और न ही एक सामुदायिक लक्ष्य निर्धारण में ही हम सफल हैं। विखंडित योजना, विखंडित लक्ष्य, विखंडित कार्यक्रम के बल पर युग बदलने की हमारी योजना आखिर कैसे सफल हो सकेगा? इसीलिए जरूरी यह है कि हम सभी अपने अस्तित्व की चिंता न कर राष्ट्र की आराधना के लिए अपने निजी स्वार्थ का परित्याग करें। जिस लक्ष्य के लिए हम काम करना चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्पष्ट कार्य योजना पर संगठित अनुशासित प्रयास किया जाए और लोग को देश की
बदहाली के कारणों को सही जानकारी उपलब्ध कराने की योजना को प्रभावी किया जाए। जब हम इस काम को बल देंगे तो इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। एक सही और सफल संगठनकर्ता के लिए जरूरी है कि वे एक अनुशासित कैडर के बल पर योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य पाने के लिए काम करे। यही कारण है कि 4 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से देश के लिए चिंता करने वाले युग चिंतकों की सकारात्मक ऊर्जा को संगठित कर उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने का मन बनाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के लिए चिंता करने वाले लोगों को संगठित करने में, अपने उद्देश्य को पाने में हमें सफलता मिलेगी। देश की समस्याओं की गंभीरता से समझ और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए काम करने वाले क्रांतिकारी की निजी समझ और समस्याओं को समझना, उसका समाधान करना भी हमारे संगठनिक समझ का मूल है। सेना बनाने पर उसके रसद की व्यवस्था करनी पड़ती है। सेना बनाने पर उसके रसद की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि भूखे भजन संभव नहीं होता। और साथ साथ यह भी ध्यान देने का विषय है कि अगर दुश्मन को तबाह करना हो तो उसके रसद का पाइपलाइन काट दिया जाता है। अगर हम यह नहीं कर सकते तो हम सफल नहीं हो सकते। दुश्मन को अगर तबाह करना हो तो उसका रसद का पाइपलाइन काट दिया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए जीविका का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में निजी और पारिवारिक भरण पोषण की समस्या आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं। इसलिए व्यवस्था में धन के लिए लूट मार और आकर्षण का दोष तो है, पर उससे ज़्यादा दोष उन लोगों का है जो दुनिया को बदलना तो चाहते हैं, पर निर्धारित समय के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाकर आवश्यकता पूरा करने के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किया है। व्यवस्था में व्याप्त कुपोषण का शिकार शिक्षित और अशिक्षित दोनों हैं, क्योंकि काम छोटा बड़ा बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा नहीं होता। काम तो काम है, जो काम मिलता है और जीविका देता है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं है, वह सारा काम आपके अनुकूल है। काम की परिभाषा मैंने बताया कि काम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता। काम तो काम है, जो काम मिलता है और जीविका देता है, जो काम हमें मिल सकता है और जिससे मेरी जीविका की पूर्ति हो सकती है, जो लक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, जिस लक्ष्य को हम काम करना चाहते हैं उस लक्ष्य में बाधक नहीं है, वह सारा काम आपके अनुकूल है। काम को अंतर्मन स्वीकारने के कारण ही समस्या है। इसका मूल कारण मन का बहुमुखी होना माना जा सकता है। इसका मूल कारण मन का बहुमुखी होना माना जा सकता है। इंद्रियों के सुख की प्राप्ति की होड़ में खुद को समाहित करना ही हमारा अवगुण है, और मान मोह लोभ अहंकार भय तृष्णा स्वार्थ इसी स्थिति में पैदा होता है, जिसको बिना छोड़े हम राष्ट्र निर्माण और त्याग की परिकल्पना को स्थापित नहीं कर सकते। जब मन में अंतर्मुखी होगा तो काम की महत्वता समझ आती है और हम काम को जीविका तक ही सीमित कर सोच पाते हैं। जब काम को हम जीविका तक सीमित करके सोचना शुरू कर देंगे तो काम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति में स्वतः स्वलंबन के भाव मन में स्थिरता को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इस अवस्था में मन में संतोष के भाव का वर्चस्व बढ़ जाता है। रोटी और सुख सुविधा की जगह लक्ष्य ले लेता है। ऐसी स्थिति में जब मन में संतोष पैदा हो जाएगा तो रोजी रोटी सेकेंडरी बन जाता है, प्राथमिक लक्ष्य प्राथमिक बन जाता है। और जब लक्ष्य प्राथमिक हो जाएगा तो जीविका सेकेंडरी हो जाएगा। भगवान ने जितने जीव को धरती पर पैदा किया है सबकी रोटी की व्यवस्था किया है। इसे रोटी की समस्या बड़ी समस्या नहीं मानी जा सकती। आवश्यकता पूर्ति के लिए जब मन में उत्तम मार्ग दिख जाएगा और उसका आधार संतोष ले लेगा तो हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हम अपने जीवन की भौतिक आवश्यकता को प्राप्त कर लेंगे। मन का यही विश्वास आपको आगे अपने लक्ष्य के लिए काम करने को प्रेरित करेगा। वे लोग जो यह कहते फिरते हैं पहले ऐसा करूँगा, जब निजी परेशानी समाप्त हो जाएगी तो देश की सेवा में आपका मदद करूँगा, आपको मदद दूंगा, मुझे समझने में देर नहीं लगती कि वो व्यक्ति जीवन में क्या कुछ कर सकेगा, वो मुझे कितना मदद करेगा, इसकी भी मुझे समझ बन जाती है। जिसे देश की पीड़ा है और राष्ट्रभक्ति होगी वह कभी अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोएगा। जिस व्यक्ति में देश की पीड़ा होगी और राष्ट्रभक्ति होगी वह कभी भी अपने
हाँ, समस्याओं का रोना नहीं रोएगा। सुख दुख तो जीवन का गहना है। जिसने सुख दुख को नहीं स्वीकारा है उसे ही समस्याएं होती है। इसलिए मन का विश्वास ही देशभक्तों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसने मान मोह लोभ अहंकार भय तृष्णा स्वार्थ को त्याग दिया वही ऐसे मिशन पर सफल हो सकेगा। जब हम मानव जीवन के इन अवरोधों से निकलकर स्वतंत्र मन से काम करने लगेंगे तो हमारा मन त्यागी, संतोषी और परमार्थी बनेगा और यहीं से हमारे मन में लक्ष्य प्राप्ति की ललक बढ़ेगी। निस्वार्थी मन के बल पर एक प्रायोजित अनुशासित मार्ग पर चलने की वचनबद्धता को बल मिलेगा। दिक्कत है कि हमारा मन वातावरण के विपरीत आवश्यकता को छोड़ नहीं पाता, जिसके कारण हमारे अंदर ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और अवसरवाद मजबूती के साथ जकड़ा होता है, जो सत्य कर्मों और विश्वासों का विरोध करता है। क्या होता है? जब वातावरण की इंद्रिय आवश्यकता की में मेरा मन जकड़ा होता है तो उस समय हमारे अंदर कहें या न कहें स्वार्थ, अहंकार, अवसरवाद और ईर्ष्या मजबूती पकड़ा होता है। हम कहते हैं कि हम नहीं, ये सब छोड़ दिए हैं, लेकिन वास्तव में मेरे मन से वो बात टूटा नहीं होता है। यही कारण है कि विचारों का अंतर, दूसरों की कमी देखने का मूल कारण भी यही है। हम कर्मयोग की अवस्था में नहीं हैं। कर्मयोग की अवस्था में अगर रहेंगे तो कर्मयोग में नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मयोग में नहीं होंगे जब स्वार्थी मन होगा, अवसरवादी होगा, है ना, ईर्ष्यालु होगा, तो वो कर्मयोग में नहीं होगा। जिससे हाँ, इसलिए मन का विश्वास देशभक्तों के नहीं, कहाँ चले गए, हाँ, जिससे सुख दुख नहीं स्वीकारा। इधर आ जाए। एक मिनट, जब निजी परेशानियां समाप्त हो जाएगी तो देश की सेवा में मदद जिसे देश की पीड़ा राष्ट्रभक्ति है वो कभी भी समस्या पर रोना नहीं रोएगा। सुख दुख जीवन का गहना है। जिसने देश की पीड़ा और राष्ट्रभक्ति होगी वो कभी भी समस्याओं का रोना नहीं रोएगा। सुख दुख तो जीवन का गहना है। जिसने सुख दुख को नहीं स्वीकारा उसे ही समस्याएं होती हैं। इसलिए मन का विश्वास और देशभक्तों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसने मान मोह लोभ का स्वार्थ त्याग दिया हो वही ऐसे मिशन पर सफल हो सकता है। जब हम मानव जीवन की इन अवरोधों से निकलकर स्वतंत्र मन से काम करने में लगेंगे तो हमारा मन त्यागी, संतोषी, परमार्थी भी बनेगा। यहीं से हमारा मन लक्ष्य की प्राप्ति की ललक बढ़ेगी। निस्वार्थी मन से बल पर प्रयोजित अनुशासन चलने की वचनबद्धता को बल मिलेगा। दिक्कत है कि हमारा मन यहाँ तक पहुँच चुके थे, कर्म योग की अवस्था में नहीं होगी, न ही ध्यान योग से दूर तक हमारी संगति होगी। ज्ञान योग को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? ज्ञान योग के बाद आपके जीवन में लक्ष्य की सही समझ आएगी और जीवन का तुच्छ आवश्यकता से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं दिखेगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति में शिक्षक और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ब्राह्मण और शिक्षक उसे माना गया है जो अपने जीवन का सारा समय दूसरे के हित में समर्पित करते हैं। समाज की यह जिम्मेदारी होती है कि यह इन लोगों के परिवार के जीवन भरण की रक्षा करे। दक्षिणा और दान ऐसे ही सामाजिक आचरणों की रक्षा के लिए प्रचलन में रहा है। आप जब ज्ञान योग की दशा में होंगे तो आपकी स्थिति ब्राह्मण और शिक्षक की होगी। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पात्रता आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ देगा। इसलिए पात्र बनने की जरूरत है। वेद उपनिषद में आपको ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जो आपके मन को दुरुस्त कर देगा और आप राष्ट्र की सफल आराधना कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यवस्था की कमियों को दूर करने के क्रम में हम किसी भी विषय के अध्ययन में सही गलत को समझें। लक्ष्य सिर्फ कमियों को दूर करने की परियोजना तक सीमित होना चाहिए। विवाद, प्रतिवाद, संवाद की वजह से ही काम करने वालों में अंतर मतभेद बढ़ता है, जिससे मूल में अहंकार होता है। इसीलिए राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग अलग अलग कार्य योजना और लक्ष्य नहीं बनाते हैं। इन सब कारणों को समझने के बाद ही हम ये विचार किया है कि अगर आप देश हित में सही संगठन बनाना है तो जीवन मूल्यों की स्पष्टता के साथ साथ अपने साथियों में एक अनुशासित विश्वास पैदा किया जाए ताकि उनके मन में लक्ष्य की स्पष्टता बने और उनको देश हित में काम करते समय किसी प्रकार का निर्णय करने में कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहे। अपने संगठन की नीति और सिद्धांत पर कहीं किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं रहे।
अगर हम भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने की बात करते हैं तो हमारे लिए यह स्पष्टता जरूरी है कि भारतीयता क्या है। अगर भारत को भारतीयता पर क्या भारत में भारतीयता को खतरा है? अगर खतरा है तो वह खतरा क्या है? अगर भारत को उस खतरा से निकालने के लिए हमारी क्या भूमिका होगी? इस बात की हमें चिंता राजीव दीक्षित के व्याख्यानों से बढ़ी है, इसीलिए हम उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। पर हम सबों को खुद को सीमित नहीं करना होगा, बल्कि उन सभी बातों को गंभीरता से समझना होगा जिसके बल पर हम देश को गंभीर संकट से निकाल सके। भारतीयता का मतलब है भारतीय भौगोलिक सीमा के रहने वाले वे लोग जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, खान पान के आधार पर समान आचरण में व्यवहार के साथ रहते हो, जिसकी अपनी एक सर्वमान्य सनातनी आचार संहिता रही है, जिसमें भेदभाव, शोषण, दोहन, दमन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इस सनातनी व्यवस्था को जिस तरह 1947 के बाद खूनी आज़ादी षड्यंत्रकारी व्यवस्था के तहत लादे गए संविधान के माध्यम से इस देश में जिस तरह से इंसानी भाईचारे को मजहबी स्वरूप देकर 70 वर्षों में कमजोर किया गया, उसे समझना और देश के लोगों को समझाना आज ज़्यादा जरूरी हो गया है। झूठी आज़ादी के षड्यंत्र के कारण देश गंभीर संकट में फंसी है। आज भारत में आज़ादी से पूर्व से कहीं ज़्यादा समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को ताकत बाहर के लोगों ने नहीं दिया है, बल्कि भारत को सबसे ज़्यादा कष्ट अपनों ने ही दिया है। इतिहास गवाह है, भारत पर जब भी बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, उसको भारत के गद्दारों ने सहारा दिया। आज भी भारत में बाहर के देशों में से बाहर के देशों से कोई डर नहीं है। भारत को अपने ही देश में पल रहे मिर्जापुर जयचंद गद्दार और सर्वाधिक दलाल, रंगदार और ठेकेदार से भय है। जिस तरह विगत 70 वर्षों में देश के अंदर भारत विरोधी आचरणों को पाला पोसा गया है, CAA के प्रभावित करते ही देश विरोधी ताकतों का उबाल को देश ने देखा है। अगर समय रहते भारत के हित में भारत को प्यार करने वाले लोग संगठित होकर भारत विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत को बहुत ही दुखद घटना की आड़ दिख रही है। संविधान किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति के आधार पर उस देश के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए एक आचार संहिता होता है, जिसके बल पर सरकार उस देश के नागरिकों के हितों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाती है। उसे धर्म ग्रंथ से भी अधिक महत्व दिया जाता है, पर वह धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ग्रंथों में बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है। संविधान में समय समय पर परिस्थिति के अनुसार जनता के हित में एक निश्चित व्यवस्था के तहत बदलाव की व्यवस्था होती है। भारत के संविधान में भी जो जिम्मेवारियाँ दी गई हैं और समय समय पर जो भी बदलाव किए गए हैं, उसके माध्यम से देश विरोधी ताकतों ने भी घुसपैठ कराकर भारत को कमजोर कराया जाता रहा है। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक और सामाजिक समाजवादी शब्द जोड़कर संविधान की मूल भावना के साथ धोखा किया गया। इन दो शब्दों की चतुराई को देश की जनता समझती है अथवा नहीं, पर संवैधानिक पीठ और सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? क्या यह संविधान का मजाक नहीं कि 14 जून 1954 को बिना संसद की जानकारी से एक प्रशासकीय अध्यादेश से कैसे कश्मीर में धारा 35A लगाया गया, कैसे जोड़ा गया और उसे जम्मू कश्मीर के 1957 में बने संविधान में 1944 में प्रभावी कैसे कराया गया। 1944 में तो भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन 35A की धारा को 1944 से कश्मीर के संविधान में प्रभावी कराया गया। किन कारणों से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान राज्य घोषणा के बाद 44 से वहां भगाए गए अनुसूचित जाति, जनजाति और डोगरा समाज के 5600 परिवार, जिनकी आज आबादी 7 लाख के करीब है, उनके साथ अब तक कश्मीर में क्या क्या किया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आए शरणार्थियों की समस्याओं और परेशानियों पर अब तक किसी की नज़र क्यों नहीं थी। जब असहायों को किसी ने न्याय देना चाहा तो सारे देश में बवाल क्यों मचाया गया। क्या यह गंभीर विचार का विषय नहीं है? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। भारत में रहने वाले मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए। किसी कालखंड में मुगलों के आतंक का शिकार होकर मजबूरन इस्लाम कबूल करने वाले आज के भारतीय मुसलमान
भाइयों के मन में इतनी बड़ी नफरत की जहर कैसे बढ़ गई? जायसी दारासी को रस खान भी तो मुसलमान ही थे। भारत में यह कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही थी भारतीयता। इस भारत की मुगलों के बाद 1893 में इसे तोड़ा अंग्रेज गवर्नर लैंसडाउन ने। 1857 और से लेकर 1893 तक का समय भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों का स्वर्णिम युग रहा है। अगर इस देश को बचाना है तो इस्लाम के नाम पर परोसी जा रहे कट्टरता पर रोक लगाना होगा। जिहाद और गजवाए हिंद के नाम पर भारत विरोधी आचरणों को बढ़ाने वाले कट्टरपंथियों के विरुद्ध हर उचित कार्रवाई के लिए आम सहमति भारत को प्यार करने वाले लोगों में पैदा करना होगा। जिस साजिशों के तहत भारत को कमजोर करने के लिए संविधान में गलत व्यवस्था किया गया है, भारत के हित में जिन धाराओं को प्रभावी नहीं कराकर भारत के भाईचारे को बर्बाद करने का षड्यंत्र पिछले 70 वर्षों में किया गया है, उसे प्रभावी कराकर देश हित में अविलंब पहल की आवश्यकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 15 अगस्त 1947 को कहे गए आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कराए गए भारतीय संविधान की धारा 30A के तहत हम अपने भावी पीढ़ी को अपने महान सभ्यता संस्कृति संस्कार आचरण व्यवहार की शिक्षा नहीं दे पा रहे। इसी देश में भारत विरोधी आचरणों की रक्षा के लिए संविधान की धारा 25 से 30 में पूरी व्यवस्था दी गई। संविधान की धारा 19A में बोलने की आजादी के तहत भारे तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान और बीफ पार्टी बनाएंगे, छूट दी गई। आखिर बराबरी का क्या मतलब है? क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध काम करने के लिए देशद्रोह की आज़ादी दी जाए? प्रिय साथियों, भारत में जिस तरह कट्टरता और देशद्रोही आचरण को देश में विगत 70 वर्षों में बढ़ने फलने फूलने की खुली आज़ादी दी गई, अगर उस पर समय रहते उचित विचार भारत के लोग नहीं करेंगे तो उस पर रोक के लिए देश की जनता सक्रिय प्रयास नहीं करेगी, तो यह तय है कि भारत में एक नहीं अनेक पाकिस्तान निकलेगा। प्रिय साथियों, भारत में जिस तरह से कट्टरता और देशद्रोही आचरणों को देश में विगत 70 वर्षों में बढ़ने फलने फूलने की खुली आज़ादी दी गई, अगर उस पर समय रहते उचित विचार भारत के लोग नहीं करेंगे और उस पर रोक के लिए देश की जनता सक्रिय प्रयास नहीं करेगी, तो यह तय है कि भारत से एक नहीं अनेक पाकिस्तान निकलेगा। आज भारत में जिस तरह भारत विरोधी आचरणों की रक्षा करने की सरकारी व्यवस्था बनती जा रही है, इसके पीछे के कारणों को समझने की जरूरत है। हमें अपने रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। देश में घट रही देश विरोधी और गंभीर घटनाओं से कुछ लेना देना नहीं होना कि इस